नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्रालय ने कहा 40 लाख रुपए तक के वार्षिक सकल कारोबार को जीएसटी से छूट। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 23 लाख से अधिक। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75.27% हुई। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट से वित्तीय सहायता प्राप्त 500 बिस्तरों वाले कोविड-19 के अस्थायी अस्पताल का पटना में उद्घाटन। सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी लवलीन निगम के साथ मैं निखिल कुमार। वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि 40 लाख रुपए तक के सालाना सकल कारोबार को जीएसटी से छूट है। शुरू में ये सीमा 20 लाख रुपए थी। वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के सकल सालाना कारोबार पर संयोजन योजना का विकल्प चुना जा सकता है। इस योजना के तहत केवल 1% कर देना पड़ता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर वस्तुओं पर कर की दर कम हो गई है। अब 28% जीएसटी केवल विलासिता की वस्तुओं पर ही लगता है। 28% की कर श्रेणी वाली कुल 230 वस्तुओं में से करीब 200 वस्तुओं को कम दर की श्रेणी में लाया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र को अत्यधिक राहत देकर 5% कर की श्रेणी में रखा गया है। किफायती आवास पर कर की दर घटाकर 1% की गई है। जीएसटी लागू होने के बाद से करदाताओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। शुरू में जीएसटी रिटर्न भरने वालों की संख्या 65 लाख थी, जो अब 1 करोड़ 24 लाख से अधिक हो गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी में सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से स्वचालित हैं और अब तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन भरी गई हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 31 करोड़ ई-वे बिल सृजित किए गए हैं, जिनमें से करीब 40% वस्तुओं के अंतर राज्य परिवहन के लिए हैं। ई-वे बिल की संख्या स्थिर रूप से बढ़ रही है। इस वर्ष 29 फरवरी को एक दिन में सबसे अधिक 25 लाख से ज्यादा बिल बनाए गए। केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 75.27% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 57,469 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ठीक होने वालों की संख्या 23,38,000 से अधिक है। ये मौजूदा सक्रिय मामलों से 3 गुना ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण कोविड-19 अस्पतालों में सभी तरह के मरीजों के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध हुआ है। स्वस्थ होने वालों की बढ़ती दर के साथ ही देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया है। इस समय भारत में कोविड मरीजों की मृत्यु दर 1.85% है, जो विश्व में सबसे कम में शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड के 6 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। अब तक देश में 3 करोड़ 59 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इस समय कुल 1,520 प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोविड-19 नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें से 984 सरकारी तथा 536 निजी प्रयोगशालाएं हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए मीडिया कार्यक्रम निर्माण से संबंधित निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन फिल्मों की शूटिंग, टेलीविजन कार्यक्रमों, वेब सीरीज और इलेक्ट्रॉनिक तथा फिल्म संचार माध्यमों से विषय वस्तु तैयार करने सहित सभी कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य है। ये स्पष्टीकरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कल जारी किया गया, जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार में पटना के बेहटा में आज 500 बिस्तर वाले कोविड-19 अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इसके लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से धन आवंटित किया गया है। बेहटा कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक रूप दिया गया है। इन सुविधाओं और इसके बुनियादी ढांचे का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किया है। पीएम केयर्स फंड में अब तक कुल 3,100 करोड़ रुपए का दान आया है। इसमें से 2,000 करोड़ रुपए 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए खर्च किए गए हैं। प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए। देश में कोविड वैक्सीन बनाने के लिए भी इस फंड से 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल में 125 बेड आईसीयू के हैं, जबकि 375 सामान्य बेड थे। यहाँ रेफर किए गए और सीधे भर्ती होने वाले मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में कोरोना जांच की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आईसीयू के साथ अन्य बेड पर भी ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है। अस्पताल में उपयोग किए जाने वाले ज्यादातर उपकरण डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए हैं। इन अस्पतालों में मरीजों के देखभाल की जिम्मेवारी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्वास्थ्य कर्मियों की है। इस बीच मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह के कोविड अस्पताल का निर्माण जोरों पर है। सूत्रों ने बताया कि इस महीने के अंत तक यहाँ कोविड अस्पताल का निर्माण कर लिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1263 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 53,129 हो गई है। कोरोना संक्रमण से 23 और लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की संख्या 1,229 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से 991 कोरोना वायरस रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 40,390 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब 11,510 सक्रिय मामले हैं। उधर राज्य सरकार ने कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर किसानों को राहत पहुंचाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कल यह जानकारी साझा की। श्री चौधरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोरोना संक्रमित होने वाले प्रदेश के 7वें मंत्री हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्त कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि श्री गुप्त को चंडीगढ़ में उनके सरकारी आवास पर पृथकवास में रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल उनके राजनीतिक सचिव, एक निकट संबंधी तथा विधानसभा के 6 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र 26 अगस्त से बुलाया गया है। असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में जल्दी ही अधिसूचना जारी की जाएगी। ये फैसला परिषद की शिक्षा समिति की हाल ही में हुई बैठक में लिया गया। ये निर्णय कला, वाणिज्य और विज्ञान के सभी 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निश्चित शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि शिक्षा विभाग ने एक कार्यदल गठित किया है जो शैक्षणिक संस्थानों को दोबारा खोलने के बारे में निर्णय लेगा। इस बीच असम सरकार केंद्रीय मंजूरी के अधीन अगले महीने की 1 तारीख से कक्षाओं को दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पड़ोसी ठाणे जिले में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुंब्रा मॉडल अपनाने की सराहना की है। ठाणे नगर निगम के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री ठाकरे ने उनसे कहा कि वो क्षेत्र में घातक महामारी के दूसरे चरण की आशंका के प्रति सजग रहें। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना वायरस के मामलों में महाराष्ट्र भले ही देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, पर मुंबई से सटे ठाणे में स्थित मुंब्रा मिशन जीरो का नेतृत्व कर रहा है। एक भीड़ भाड़ और झुग्गी झोपड़ी वाली जगह होने के बावजूद मुंब्रा में पिछले पखवाड़े में 2 दिन ऐसे रहे हैं जबकि कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि अन्य दिनों पर भी संक्रमित नए मामलों की संख्या 10 से कम रही है। ठाणे के उपायुक्त संदीप मालवी ने बताया है कि अधिक परीक्षण, निरंतर निगरानी और शीघ्र उपचार के कारण उन्हें ये सफलता हासिल हुई है। इस उपलब्धि के लिए डॉक्टरों, निकाय अधिकारियों और ठाणे पुलिस को बधाई देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुंब्रा पैटर्न को पूरे राज्य में दोहराने की आवश्यकता है। नागरिक निकाय को चौकन्ना रहने की सलाह देते हुए ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने की दिशा में काम जारी रखना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में भारी बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने नागरिक निकाय को बारिश से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर सावधानी बरतने तथा रास्तों में गड्ढे ना पड़े ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कोविड रोगियों को समुचित उपचार प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में सभी प्रबंध इस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी कोविड रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र सक्रिय बनाने के भी निर्देश दिए। इस बीच पिछले 24 घंटों में लखनऊ में 749 और कानपुर में 266 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में कल 63 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई। इन्हें मिलाकर अभी तक 2,987 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में 1,40,000 से अधिक लोगों को कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से बाहर के सभी तीर्थयात्रियों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की वैध रिपोर्ट लानी होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि ये रिपोर्ट वैष्णो देवी यात्रा के कटरा आधार शिविर में आगमन के समय से 48 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। संक्रमण मुक्त होने की रिपोर्ट के बिना श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू होने के बाद से करीब 4 भक्तों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। आकाशवाणी से कोविड-19 पर विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथ धोने का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड महामारी के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है और संक्रमण रोकने के उपायों के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे वो है जालिम लोशन, दांत को जो पल में हरे वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था, लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। रोहन बेटा जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकुनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकुनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकुनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्रालय ने कहा 40 लाख रुपए तक के वार्षिक सकल कारोबार को जीएसटी से छूट। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या
23 लाख से अधिक, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75.27% हुई। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट से वित्तीय सहायता प्राप्त 500 बिस्तरों वाले कोविड-19 के अस्थायी अस्पताल का पटना में उद्घाटन। सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया था। इसमें फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधी दस्तावेज की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाने की बात कही गई थी। देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि अब ऐसे दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक मानी जाए। इस निर्णय से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसिक निर्णय लिए हैं। श्री नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमिलनाडु में पार्टी कार्यकर्ताओं से ये बात कही। श्री नड्डा ने कहा कि इस महामारी से लड़ाई में प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को एकजुट किया। उन्होंने इस बात पर गर्व प्रकट किया कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जिसने लॉकडाउन के दौरान सेवा ही संगठन का प्रण लिया, जबकि अन्य दलों ने महामारी के दौरान अपने दरवाजे बंद रखे। श्री नड्डा ने कहा कि महामारी के मद्देनजर देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकारिणी सीडब्ल्यूसी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज शाम संवाददाताओं को बताया कि कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस अधिवेशन तक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहें। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकारिणी का मानना था कि पार्टी के अंदरूनी मुद्दों पर मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी ने सभी संबंधित नेताओं से अनुरोध किया है और सलाह दी है कि पार्टी हित में और अनुशासन के मद्देनजर ऐसे मुद्दों को केवल पार्टी मंच पर ही उठाएं। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकारिणी ने श्रीमती सोनिया गांधी को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए संगठन में आवश्यक बदलाव करने के लिए अधिकृत किया है। बैठक में डॉ मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेश सिंह बघेल, पी चिदम्बरम, एके एंटनी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की 19 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति जब्त कर ली है। ये संपत्ति कंपनी के एक्सिस बैंक के खाते में जमा थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नई दिल्ली में सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी। कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक हेम सिंह भराणा और बैंक के अज्ञात कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत भी आरोप हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के शिष्टमंडल ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्री को करीब 108 साजो सामान के बारे में जानकारी दी जो केवल भारतीय उद्योगों में ही बनाए जाएंगे। डीआरडीओ आवश्यकता के आधार पर इन उपकरणों के डिजाइन, विकास और परीक्षण की प्रक्रिया में उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुसंधान और विकास संगठनों, सेना तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उपयुक्त भारतीय उद्योग में इन उपकरणों की सभी आवश्यकताएं विकास अनुबंधों या उत्पादन आदेश के जरिए पूरी की जा सकती हैं। इससे डीआरडीओ संवेदनशील और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के डिजाइन और विकास पर ध्यान दे सकेगा। इन उपकरणों के विकास के लिए डीआरडीओ उद्योग जगत के साथ साझेदारी कर रहा है। भारतीय उद्योग जगत को विकास और निर्माण साझेदार के रूप में शामिल करने के लिए विभिन्न नीतियों के जरिए डीआरडीओ ने कई बड़ी पहल की हैं और नाममात्र की लागत पर उद्योग जगत को प्रौद्योगिकी तथा पेटेंट निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। इस पहल से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग के लिए अनेक प्रौद्योगिकी विकसित करने का रास्ता साफ होगा। रक्षा मंत्री ने शिष्टमंडल को इस पहल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी।
जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए अकारण अंधाधुंध गोलियां चलाईं और भारी तोपों से गोले दागे। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि सतर्क भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी गोलाबारी का माकूल जवाब दिया। भारत की ओर से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे पहले आज तीसरे पहर राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में भी पाकिस्तानी सैनिकों ने अकारण अंधाधुंध गोलियां चलाई और भारी तोपों से गोले दागे। भारतीय सैनिकों ने भी उचित कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी गोलाबारी का माकूल जवाब दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में कुल 9,905 बंकरों में से अब तक 7,700 व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकर बना दिए गए हैं। शेष बंकरों के निर्माण का कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू के मंडल आयुक्त संजीव वर्मा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण बंकर बनाने में कुछ देरी हुई, लेकिन शेष कार्य जोर शोर से जारी है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने इसको एक इम्पोर्टेंट फोकस रखा कि बंकर्स को जल्दी बनाया जाए। उसके बाद बहुत तेजी से इसका काम हुआ और आज हमारे लगभग 700 के करीब बंकर बन चुके हैं और बाकी का काम 9,905 बंकर हैं आज की डेट में, जो अप्रूव्ड हैं, जो टेंडर हैं, जो अलॉटेड हैं। 800-900 बंकर पे काम जारी है। कुछ सुपरस्ट्रक्चर स्टेज पे हैं, कुछ फाउंडेशन स्टेज पे हैं, कुछ स्लैब लेवल पे हैं। वो भी अगले एक माह के अंदर जो उनके बनने की उम्मीद है। और बाकी भी जो बंकर हैं उनको भी तो लगभग अक्टूबर-नवंबर तक ये बंकर हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में साक्षरता की दर 70% थी। फिर भी समाज के उपेक्षित वर्गों को अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु स्कूल में वापसी या बैक टू स्कूल अभियान से हालात बदल रहे हैं। उधमपुर के जिला उपायुक्त डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा कि हाल में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार जिला प्रशासन ने निर्धन वर्गों के 3,100 विद्यार्थियों की पहचान की, जिनमें आमतौर पर स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति रहती है। इन 3,100 विद्यार्थियों में से 2,095 को स्कूलों में दाखिल कराया गया है, जिससे जिले में दाखिलों के अनुपात में 2.6% की बढ़ोतरी हुई है। श्री सिंगला ने बताया कि जिला प्रशासन ऐसे विद्यार्थियों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी से भी मदद ले रहा है। अप्रैल 2019 में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बैक टू स्कूल इनिशिएटिव लॉन्च किया। मेन मकसद इस इनिशिएटिव का ये था कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल से बाहर बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और पूरे जिले भर में कुछ 3,000 बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जो आउट ऑफ स्कूल हैं। जिला भर में 2,095 स्टूडेंट्स को जो नियर बाय स्कूल्स हैं उनमें इनरोल कर लिया गया है। जो एग्जिस्टिंग हमारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उनमें भी उनकी मदद करने का निर्णय लिया है और सभी स्टूडेंट्स को किसी न किसी स्कॉलरशिप में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको रेड क्रॉस की मदद भी दी जाएगी। एक छात्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मेरा नाम मदीना है, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे टीचर पढ़ाती है। मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। मैं पहले स्कूल नहीं पढ़ती थी, मैं पूरा दिन घर पे रहती थी। अब मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। कर्नाटक में चिंतामणि तालुका के धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण कैवारा क्षेत्र में वर्षों पुरानी कल्याणी को मनरेगा के तहत ग्रामीण जनों ने खूबसूरत जलाशय में बदल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की आपूर्ति के लिए कल्याणी को एक कुएं से जोड़ा गया है और इसके चारों तरफ दीवार बना दी गई है। पुरातन कल्याणी यानी जल संभर जो मंदिर के पीछे बना हुआ था, उसे कूड़ादान बना दिया गया था। जिला पंचायत ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के द्वारा कल्याणी में डाले गए सभी कचरे को निकालकर साफ किया है। आज कल्याणी पानी के अभाव से जूझ रहे जनता के लिए प्रमुख जल स्रोत बन गया है। पंचायत ने 1,454 मैंडेज का उद्योग 174 लोगों को दिया, जिसके बाद 4 महीने में कल्याणी साफ हो गई। आज कल्याणी में पानी आना आरंभ हो गया है। इसको बोरवेल का संपर्क भी दे दिया गया है। इसमें 19 लाख लीटर पानी जमा किया जा सकता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था, लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया एमपीए इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय परिषद सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में सलाह देगी। परिषद ट्रांसजेंडरों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और उन पर निगरानी रखेगी। राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडरों से संबंधित मामलों का संचालन करने वाले सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करेगी और उनके बीच समन्वय करेगी। परिसीमन आयोग के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन आज नई दिल्ली में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजन देसाई ने किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और निर्वाचन आयुक्त तथा आयोग के सदस्य सुशील चंद्र इस अवसर पर उपस्थित थे। इस कार्यालय के खुलने से एसोसिएट सदस्यों के साथ औपचारिक विचार विमर्श शुरू होगा और परिसीमन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पिछले वर्ष आज ही के दिन हमने अरुण जेटली को खोया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुण जी ने देश की समर्पित सेवा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती कवि, नाट्य लेखक और समाज सुधारक नर्मदा शंकर दवे नर्मद को आज उनकी 187वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे परिवर्तनकारी साहित्यकार, दार्शनिक, सामाजिक न्याय के अग्रदूत और एक गौरवशाली कवि थे। श्री मोदी ने विश्व गुजराती भाषा दिवस के अवसर पर भी लोगों को बधाई दी। गुजरात में पिछले 2 दिन से हो रही तेज से बहुत तेज बारिश से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हैं। लगातार हो रही बारिश से सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेहसाणा, पाटन, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरकांठा जिलों से करीब 1600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में भी सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। चेन्नई में सामान्य तौर पर बादल छाने और सामान्य बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा तेज बारिश हो सकती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 20 जबकि अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे तथा गरज के साथ बारिश होने और धूल भरी आंधी के आसार हैं। गिलगित में तापमान 18 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान 24 और 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 364 अंक उछलकर 38,799 पर बंद हुआ।
उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 95 अंक बढ़कर 11,466 हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्रालय ने कहा 40 लाख रुपए तक के वार्षिक सकल कारोबार को जीएसटी से छूट। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 23 लाख से अधिक, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75.27% हुई। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट से वित्तीय सहायता प्राप्त 500 बिस्तरों वाले कोविड-19 के अस्थायी अस्पताल का पटना में उद्घाटन। सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।